A pair of mustaches by Mulkraz Anand. हिंदी सारांश। उपरोक्त कहानी भारतीय अंग्रेजी उपन्यासकार मुल्कराज आनंद की कृति है। लेखक मनुष्य की प्रकृति को बखूबी समझता है। प्रस्तुत कहानी एक जोड़ा मूछें लेखक का मूछों पर किया गया सुंदर विश्लेषण प्रस्तुत करती है। मूछों की झूठी शान को बनाए रखने में आजम खान अपनी पूरी संपत्ति गंवा बैठता है। लेखक के अनुसार लोग देश में विभिन्न प्रकार की मूछें रखते हैं और ये मूछें लोगों के मध्य वर्ग भेद प्रदर्शित करने में सहायक होती हैं। अंग्रेजी यूरोपीय लोगों की सुंदर वेशभूषा से तुलना करता हुआ लेखक कहता है कि उनके हिसाब से कपड़े से मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान होती है, जबकि हमारे यहाँ मूछों के कटाव और रखरखाव से मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। हास्य व्यंग्य मिश्रित लेखन में मुल्कराज आनंद मूछों के विभिन्न प्रकारों का विवरण प्रस्तुत करते हैं और ये भी बताते हैं कि किस विशिष्ट प्रकार की मूछें किस विशिष्ट योग्यता या पहचान का निर्धारण करती हैं। लेखक की मान्यता है कि उसके देश में रखी जाने वाली अनंत आकार प्रकार की मूछों से ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी स्वीकृति भारत सरकार की ओर से या इंग्लैंड के महाराजा अथवा महारानी से मिली हो। वह भारतीय व्यवस्था पर व्यंग करते हुए कहता है कि शायद देश में हत्याओं की अधिक संख्या बढ़ जाने का कारण लोगों की मूछों के मध्य फैली प्रतिद्वंदता ही है। कहानी आगे बढ़ने के क्रम में कहानीकार उपयुक्त विश्लेषण को अधिक व्यवहारिक भी नहीं मानता। वह सोचता है कि उसके देश में जो बहुत से उपद्रव हो रहे हैं वे शायद मूछों के कारण ही हैं। सेठ रामानंद तथा बनिए के मध्य छिड़ी लड़ाई को वह मूछों की लड़ाई ही मानता है और विस्तार पूर्वक इस लड़ाई के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करता हुआ हास्य मिश्रित शैली से मूछों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करता है। लेखक आजम खान नामक मुसलमान की जिसके शाही अफगान परिवार से संबंधित होने न होने को लेकर ग्रामीणों में मतभेद है कि कहानी का रूपक बांध मूछों की कहानी को आगे बढ़ाता है। आजम खान के पूर्वज मुगल बादशाहों के काल में उच्च पदस्थ अधिकारी थे। वह भी वाद विवाद का विषय है। कुछ लोग उसे ढोंगी और मक्कार तथा झूठा भी कहने लगते हैं। लेखक उस घटना का जिक्र करता है जबकि आजम खान बनिए की दुकान पर जाकर सोना रखकर उधार लेना चाहता है, परंतु उसकी बकरी जैसी मूछों के बिल्कुल उसकी जैसी ऊपर की ओर उठी होने के कारण वह उसे चुनौती देता हुआ कहता है कि उसने उसकी चीते जैसी मूछों की नकल क्यों की है। आजम खान उसे धमकी दे बैठता है कि यदि वह खैर चाहता है तो अपनी मूछों को बकरी जैसी ही नीचे की ओर झुका ले। सेठ रामानंद अपनी मूछों के एक सिरे को नीचे गिराकर खान द्वारा लाए सोने की परख करता है और खान को उधार दे देता है। जाते जाते खान जब सेठ रामानंद की एक मुंह छुटी हुई देखता है तो भड़क उठता है कि उसने धोखा दिया है। दोनों के मध्य वाद विवाद चलता रहता है और खान उसे दूसरी मूछ नीची करने को कह देता है। सेठ उससे वायदा करता है कि ठीक है, अगली बार जब वह उसे उधार लेने आएगा तो दूसरी मूछ भी नीचे कर लेगा। गांव के जमींदार चौधरी छोटू राम तथा अन्य गांव वालों के सेठ को समर्थन दिए जाने के कारण आजम खान लौट जाता है, परंतु वह अपने अपमान को भूलता नहीं है। उसे यह एहसास बना रहता है कि बनिए ने उसकी मूछों की नकल कर उसके परंपरागत सम्मान को चोट पहुंचाई है। घर पहुंचकर
खान 7 पीढ़ी पुराना हार लेकर फिर से बनिए के पास पहुंचता है, उधार लेता है और बनिए से मूछ का दूसरा सिरा नीचे करने को कहता है। बनिया तुरंत उसकी बात मान लेता है। खान लौटने लगता है। पीछे मुड़कर देखने पर वह बनिए की मूछ का एक सिरा फिर से ऊपर उठा देखकर क्रोधित हो उठता है। खान के धमकाने पर सेठ चालाकी से उसे कहता है कि यदि तुम्हें अपने खानदानी चिन्ह मूछों के स्टाइल की सुरक्षा की इतनी ही फिक्र है तो वह उसे अपनी सारी संपत्ति बेच दे। गांव के जमींदार तथा अन्य के कहने पर खान वैसा करने को सहमत हो गया और उसने वहां पहुंचे पुरोहित के सामने अन्य गांव वालों की उपस्थिति में अपनी संपत्ति को सेठ को हस्तांतरण करने के लेखे पर हस्ताक्षर कर दिए। अपनी शान की प्रतीक मूछों को ऊपर की ओर मरोड़ता हुआ संतुष्ट खान वहां से चला गया। यद्यपि ये बात अलग थी कि वह भिखारी हो चुका था। इधर सेठ भी यह कहते हुए अपनी मूछों के दोनों सिरों को नीचे कर चुका था कि उसके पिता भी सुल्तान थे। गांव वाले सारी स्थिति पर हंस रहे थे।